हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 15 के अंदर। बेटा हम लोगों ने अब तक के लेक्चर्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लोरेंज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में रखा था, याद है? तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने एक बार पैरेलल रखा, एक बार परपेंडिकुलर रखा, अलग अलग केस उसके लिए थे। पैरेलल के अंदर हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा, स्पीड से छोड़ा, स्पीड एक बार पैरेलल हुई, एक बार किसी एंगल पे हुई, एक बार हेलिकल पाथ बना जिसकी पिच जो थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी। और हम लोगों ने इस तरह की बातें भी करी थी। एक बार हम लोगों ने ई और बी को परपेंडिकुलर रखा, उसमें भी दो केस आए, एक साइक्लोइड आया और एक स्पेशल केस आया जो वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम पे हम लोगों ने लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। मैंने बहुत तेज बोल दिया पर कोई बात नहीं, मैं आपको समराइज कर रहा था कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम लोगों ने जो कल तक बात करी थी उसी के ऊपर मैं एक सवाल कराऊंगा। सबसे पहले तो एक सवाल नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी बेटा, सवाल आपने लिख लिया है। सवाल में क्या बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया। तो इस केस के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हमसे क्या पूछा गया है कि इफ चार्ज पार्टिकल मेंटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है चार्ज पार्टिकल को और उसके बावजूद भी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब, ध्यान से सुनना, किसी देखो पॉइंट्स पकड़ा करो सवाल के। उसने क्या बोला कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उस पर स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तभी होगा जब उस पर फोर्स जीरो लग रहा होगा। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, फोर्स नहीं नेट फोर्स। तो बेटा मैं लिख सकता हूं, ध्यान समझना है यहां पे, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। नॉर्मल सी बात है, वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होती है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट मींस फोर्स इज, सॉरी एक्सेलरेशन इज जीरो इट मींस फोर्स इज जीरो। तो बेटा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। अबे आ रहा है ना पक्का समझ में? ठीक है भैया। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स लगेगा कितना, वो लगेगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर पूरा अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। देख दिमाग लगा बेटा, सवाल आया था बिल्कुल लल्लू सवाल है जबकि, लेकिन पूरी क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस इज द नेट फोर्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा सर ई बराबर माइनस वी क्रॉस बी। ओबे ये आएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम समझते हैं कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई वेक्टर भी क्वांटिटी है, वी क्रॉस बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों आपस में बराबर है, वो नेगेटिव के साथ बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? अब सोच के देख, मैंने आपको समझाया था जब भी किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब भी दो किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं दोनों ही वेक्टर। देखो मेरी बात समझना, v क्रॉस b बराबर ई वेक्टर, इट मींस कि जो v वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर होगा e के, और जो b वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर होगा e के। अबे सही है ना? मैंने ये बात पहले समझाई भी थी आपको। कैसे मैंने समझाई थी? अगर c वेक्टर बराबर a क्रॉस b, इट मींस पक्का पक्का 100% श्योर c वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर के, पक्का पक्का सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। गेटिंग माय पॉइंट? सी भी परपेंडिकुलर होगा ए के और सी परपेंडिकुलर होगा बी के, दोनों परपेंडिकुलर होंगे ए और बी के। आई मेरी बात समझ? मतलब ए के सी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी सी परपेंडिकुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
दोनों परपेंडिकुलर होंगे सी के। आप सही बोला। तो वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से मेरी चीज समझ में आ गई है, अबे आ रहा है ना। लेकिन v और b में आपस में क्या रिलेशन है, कितना एंगल है, ऐसा हमें कुछ पता नहीं है। अबे a और b अगर क्रॉस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि c बराबर a इंटू बी इंटू साइन थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ए बी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो बेटा उसमें जो साइन थीटा होता है, जो थीटा होता है साइन थीटा में, वो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। तो ए और बी के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा कि यही ए और बी के बीच में क्या बोलते हैं 90 ही हो, लेकिन ए और सी के बीच में 90 है और बी और सी के बीच में 90 है। तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हो सकता है कि इसको किसी प्रकार से बना दिया जाए, उसका इसका एक ही पूछा जाए, पर मैंने एक ही सवाल में आपको दो ऑप्शन के क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पे एक साथ दो ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, कोई दिक्कत उसमें बात है नहीं। पर हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है। आई मेरी बात में? सोच, मैथमेटिक्स की कितनी छोटी सी चीज है जो यहाँ पे काम आ रही है पर बन गई फिजिक्स। अब ये सवाल देखा जाए ना तो मैथ्स का था, पर बस हम लोगों ने सिर्फ ये यूज करा, ये यूज करा, ये यूज करा और इसको बराबर 0 लिखा। सिर्फ इतनी सी फिजिक्स थी, बाकी तो गणित थी यहाँ पे। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा गणित पीछा नहीं छोड़ रही है आप लोगों का। डॉक्टर बनने वाले हो लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रही पीछा। कैसे? वो किसी ना किसी प्रकार से आपके सामने आती जा रही है। आई मेरी बात समझ में? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो हम लोगों ने जगह बनाई है, अब अपन यहाँ पे कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान समझना है ना। मैं लिखने वाला हूं बेटा, टॉपिक ये है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field, magnetic field। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया ये शानदार सी चीज अपन सीखने वाले हैं, उसको पहले सिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा। जहाँ मान लीजिए कि डायग्राम के अंदर ये करंट कैरिंग वायर है, जिसमें जो करंट है वो आई दौड़ रहा है, इसमें जो करंट है वो आई दौड़ रहा है। ठीक है, ऐसे करंट आई दौड़ रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इसमें कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब लोगों को निकालना है। तो देखो समझना बात को। एक्चुअली में हम लोगों ने फोर्स के बारे में सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर्स को नहीं लेके चलता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके चलता हूं। बेटा हमेशा वेक्टर को लेके चलना है, बट फिर भी मैं भी वेक्टर को नहीं ले रहा हूं। क्यों? सिर्फ तुझे सिखाने के लिए। एक बार सीख जाओगे फिर मैं वेक्टर को भी यहाँ पे कंसीडर करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बात ध्यान समझना आप लोग। तो F बराबर अपन लिख देते हैं EVB। सर QVB लिखते हैं, अब लिखते हैं QVB, बट यहाँ पे तो वो EVB है ना, QE के तो बराबर है, तो मैंने लिख दिया F बराबर QVB एंड Q इज इक्वल टू E, तो लिख सकते हैं अपन EVB। आई मेरी बात समझे? EVB। तो ये अपन ने लिख दिया है ऐसे। ये आ चुका है फोर्स। ये फोर्स लगता एक चार्ज पर भैया यहाँ पे भी तो चार्ज ही दौड़ रहे हैं, यहाँ पे भी तो चार्ज ही दौड़ रहे हैं। करंट के अंदर दौड़ता कौन है? चार्ज ही दौड़ते हैं। हाँ सर बात तो सही यार, करंट में भी चार्ज दौड़ते हैं। तो बेटा अपन क्या करेंगे, अब कितने चार्ज दौड़ रहे हैं उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर, देखो एक चार्ज दौड़ता तो ये फोर्स लगता, लेकिन अपने पास कितने चार्ज है उसके लिए अपन ने बुद्धि लगाई। हमने क्या करा, इस छोटे से पार्ट का एक लेंथ ले ली, डीएल लेंथ। क्या ले ली? डीएल लेंथ। मेरे बात ध्यान समझना, इस पार्ट ऑफ द वायर की हमने लेंथ कंसीडर कर ली, दैट इज डीएल। डीएल लेंथ, छोटी सी डीएल लेंथ। उस डीएल लेंथ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो साहब वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय डीएल। सर ये किस चीज का वॉल्यूम है? बेटा इस वायर का वॉल्यूम है। इस छोटे से डीएल वाले पार्ट का जो वायर है,
इस पार्ट का वॉल्यूम है कितना, A इंटू DL। A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सर ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, आप लोगों ने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही पढ़ी है कि n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। आई मेरी बात समझ में? तो NaDl इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि भैया n इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम बहुत छोटा है, A इंटू DL विच इज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, n से, तो यहां से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आ जाएंगे। तो इतना चार्ज कैरियर आ गए। अब एक पे कितना फोर्स लगता है, एक पे लगता है साहब E इंटू VB, और दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। दिस इज द, मैं यहां लिख देता हूं टोटल, सिस्टम नहीं मतलब वायर, टोटल फोर्स। ये ही टोटल फोर्स इस वायर पे लग रहा होगा, टोटल फोर्स इतना लग रहा होगा। हाँ भैया, अब हमने क्या करा है, इसको थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे करेंगे अपन। देखो हम क्या करेंगे, n को तो बाहर रहने दो, n इस E को बाहर ले लो, फिर इस V को, जो रफ्तार है V, उसको भी बाहर ले लो, और A को भी बाहर ले लो। आई मेरी बात समझ में? NEAV मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, NEAV, उसको फर्क नहीं पड़ता, इन सबको बाहर ले लो। अब अंदर क्या बचा सब, मतलब ये तो हो गया बाहर की तरफ टोटल। अब अंदर क्या बचेगा, NEAV बाहर आ चुका है, तो DL और B बचा है, तो DL एंड B को आप ऐसे ब्रैकेट में रख दो। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज NEAV, व्हाट इज, ये जो V होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अगर अपन चाहें तो इसको VD भी लिख सकते हैं, VD बोले तो ड्रिफ्ट रफ्तार, कि हर चार्ज पार्टिकल एक करंट कैरिंग वायर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आगे मूव करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी कैन राइट F बराबर NEAVD, और NEAVD जो होता है, याद करो करंट में पढ़ा था। अबे NEAVD क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने करंट के बारे में जाना था। अबे यही करंट है, यही क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज NEAVD जो होता है वही करंट होता है। तो जो फोर्स आया वो आया I इंटू DL इंटू B। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। आई मेरी बात समझ में? बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर, F बराबर I DL इंटू B। गेटिंग माई पॉइंट? ये फोर्स है जो हम लोगों ने स्केलर, मतलब अभी बिना वेक्टर के लिखा है। एक्चुअल में फोर्स है जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मैं वेक्टर के हिसाब से आपको लिख के दिखा देता हूँ। बेसिकली जो हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे लिखते हैं, Q V क्रॉस B। सही बात है, एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं अपन लोग। अब बेटा अगर ये DL है तो DL को अपन वेक्टर मान लेते हैं और डायरेक्शन मान लेंगे जिधर करंट दौड़ रहा है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही सेम चीज, NA इंटू DL। गेटिंग माई पॉइंट? N इंटू A इंटू DL। अब Q कितना है यहाँ पर अपने पास में, E मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस B। गेटिंग माई पॉइंट? V क्रॉस B हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, दोबारा वही सब चीजें करनी है, बाहर लेना है कुछ कुछ, तो क्या क्या बाहर ले लेंगे, NEAV जो कि ड्रिफ्ट है तो VD कर दिया, NEAVD, और बेटा अंदर ले लो, अंदर क्या लोगे तुम लोग, DL क्रॉस B। आई मेरी बात समझ में? NEAVD DL क्रॉस B। ये NEAVD क्या होता है, करंट, और करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहां लिख सकता हूं F बराबर I DL क्रॉस B। आई मेरी बात समझ में? F बराबर I DL क्रॉस B जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है। अब समझना, डायरेक्शन की बात करें, DL भैया इधर लगा, सही बात है ना, DL इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो DL क्रॉस B फोर्स इधर आएगा। जो फोर्स लगता है ना वो परपेंडिकुलर आता है DL के, और फोर्स इधर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग ये बात को अच्छे समझ पा रहे हैं कि जो DL क्रॉस B है फोर्स इधर आएगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए आप F बराबर आई DL क्रॉस B, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हमेशा जरूरी नहीं अपन DL से ही करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद अपन लेंथ L भी ले लेंगे। तुम लोगों ने कभी सुना भी होगा ILB भी बोलते हैं। DL मैंने लिया है अगर बहुत छोटा एलिमेंट हो, अगर लेंथ कांस्टेंट है और कहीं घूम घूम नहीं रही है, डायरेक्शन को फिक्स है लेंथ की, तो आप सीधा ILB लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अगर घूम रही हो तो सर, तो उसका केस अपन अभी आगे देखेंगे। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन वायर है तो आप आराम से ILB लिख सकते हो। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये तरीका है, इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, देन अपन इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब हम लोगों ने अभी क्या लिखा, F को हम लोगों ने आई DL क्रॉस B कर लिया है, ठीक है। तो बेटा अब मैं आपके सामने इसी के नए नए कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा आपको, समझना बात को। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है जिसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है कि हम लोग इसके अंदर डायरेक्शन निकालना सीख जाए। तो निकालना सीख गए डायरेक्शन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा इस फील्ड में फोर्स कहां आएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर करंट इधर दौड़ा साहब, अगर करंट इधर दौड़ा तो DL इधर B अंदर, तो फोर्स आएगा ऊपर। भाई DL इधर B अंदर, फोर्स आएगा ऊपर, तो लिख दो फोर्स लगेगा ऊपर। आई मेरी बात समझ में? मैग्नीट्यूड तो सेकेंडरी है, पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए अपने को। अब जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, वो L दे रखी है लेंथ, तो फोर्स कितना लगेगा ILB, B नोट मान ले, ILB। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहां पे आपको ये दिख रहा है बेटा, अपन लोगों ने क्या करा, यहां पे मान लिया ऐसे एक और मैग्नेटिक फील्ड ले ली, इसमें हम लोग फिर से करंट दौड़ाएंगे ऐसे, I नोट करंट, I करंट, B नोट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फोर्स किधर आएगा भैया? फोर्स इधर आएगा, करंट इधर I है, B अंदर है, तो फोर्स ऐसे आएगा, फोर्स ऐसे आएगा। कितना आएगा? अगेन वही I इंटू L इंटू B नोट, दिस इज द फोर्स। पर फोर्स लगेगा इधर, फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा। अबे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो भैया और सुनो आगे, ये दो अपन ने केस ले लिए यहाँ पे, बहुत सिंपल सिंपल से केस लिए। एक और मैं कंसीडर कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास में इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोगों ने इस प्रकार से एक वायर रखा है, करंट I दौड़ाया है, तो करंट I क्रॉस B, जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, और कितना लगेगा? I इंटू L इंटू B, I इंटू L इंटू B, ये फोर्स पे नीचे की तरफ लगेगा। आई मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई तुम लोगों को? तो अपन ने 3 यहाँ पे केस ले लिए हैं, अभी नोट डाउन कर लेना, पहले सुन लो, बिल्कुल सिंपल सिंपल से लल्लू केस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ सर 3 तो आ गए, बिल्कुल लल्लू, तो इसमें क्या है? अबे आज तक मैंने तुझे क्या कहा था शुरू में इस चैप्टर के अंदर? याद करो, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, आज 15 क्लासें हो चुकी है अपनी यहाँ पे। फर्स्ट क्लास याद करो, उस फर्स्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी, भैया हाथ चलाना सीख जाओ। अगर हाथ चलाना आता है, डायरेक्शन निकालनी आती है, क्रॉस करना आता है, तो ही इस मैग्नेटिक फील्ड में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो फील्ड में क्या है, इस चैप्टर में सर्वाइव कर पाओगे इजीली। आई मेरी बात समझ में? और इस चैप्टर से संबंधित EMI भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, EMI बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से संबंधित AC है। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको हाथ चलाना आना चाहिए, AC के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, बट AC तभी आएगा जब EMI और मैग्नेटिज्म दोनों आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये मैग्नेटिज्म, EMI और AC तीनों आपस में लिंक्ड है, तीनों आपस में गहरा संबंध है तीनों का आपस में, तो तीनों आपस में लिंक्ड है। ये बात समझ आ रही है आपको? और अगर AC आपको आता है, AC 2-3 चीजों का और भी मिक्सअप होता है, उसमें SHM भी आता है, उसमें वेव, थोड़ा सा वेव का बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आपको ढंग से AC समझ में आता है। आई मेरी बात समझ में अच्छे से आप लोगों को? और तो ये बात है बेटा, ये चीज तभी समझ में आती है ढंग से जब आप लोगों को हाथ चलाना है। तो प्लीज अपने हाथ चलाने की प्रैक्टिस ढंग से क्या करो। जरा सा भी इसके अंदर आपको शंका हो, जरा सी भी आपको प्रॉब्लम आती हो, आप बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ।
ठीक है, ऐसे वायर लिया है हम लोगों ने, फिर ऐसे वायर लिया है, फिर ऐसे वायर लिया है। आई मेरी बात समझ में? इसकी लेंथ ले ली L1, इसकी ले ली L2, इसकी ले ली L3। भाई तीनों में करंट तो सेम ही बहेगा क्योंकि सीरीज में है तीनों वायर। हाँ भाई, तो करंट सेम बहा दो। करंट को सेम बहाया गया, वो आई बहेगा, इसमें भी आई बहेगा और इसमें भी आई बहेगा। ऑब्वियस बात है, करंट में तो कोई फर्क आएगा नहीं, करंट तीनों का सेम रहेगा। सही बात है। इन तीनों को मिला के हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब इन तीनों को नहीं, यहां से लेके यहां के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर दी। यहां से लेके यहां तक के जोड़ने वाले पॉइंट का हम लोगों ने ऐसे एल लेंथ मान ली। अब कुछ भी हो सकती है वो एल, पर एल मान ली। बेटा ये L1 या L2 या L3, ये इसको एल मान लिया। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी भैया, अबे समझ में आता है ना अच्छे से। अब हमें कहा गया कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, टोटल नेट फोर्स। तो भैया पहले वाले पर फोर्स किधर लगेगा पहले वो पता होना चाहिए। एल इधर है, L1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो इधर आएगी, डायरेक्शन F1। आ रहा समझ में? उसके बाद अगला फोर्स ऐसे लगेगा, F2, बट सब वेक्टर में है। तीसरा फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा, खचाक, लो भैया F3, सब वेक्टर में है। गेटिंग माय पॉइंट? सब किस में है? वेक्टर में हम लोगों ने कंसीडर किया है। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। शानदार, जबरदस्त। समझ में आ रही ना मेरी बात? अब भैया फोर्स 1 लिखो, तो साहब फोर्स 1 जो आएगा वो आएगा I1 तो है ही नहीं, आई है सबका, L1 क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अंदर की तरफ था, B मान लेते हैं उसको। उसके बाद ही साथ साथ F2, I ले लिया अपन लोगों ने, L2 क्रॉस B। देन नेक्स्ट F3 हम लोगों ने लिख लिया I, L3 क्रॉस B। अबे सही है ना, लिख सकते हैं साहब, पक्का है ना? अब भैया यहां तक तो आ चुका है। अब बात यह है कि तीनों पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब तीनों का सम करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहां पर सम कर दिया। देखो ऐसे, तो एफ नेट की अगर मैं बात करता हूं तो एफ नेट आएगा तीनों का वेक्टर सम। तो बेटा वेक्टर सम के लिए आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, बट आप वेक्टर के अनुसार इनको जोड़ सकते हो। ऐसे F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों वेक्टर में जुड़े। जब वेक्टर में जुड़े तो तीनों का वेक्टर लिख दो, यहाँ पे कितने कितने वेक्टर आए। तो देखो सब में I कॉमन था, तो जो कॉमन था ना उसको कॉमन बाहर निकाल लो। तो कॉमन भैया बाहर आ गए। अब अंदर क्या बचा, L1 क्रॉस B दोनों वेक्टर, प्लस L2 क्रॉस B दोनों वेक्टर, प्लस L3 क्रॉस B। ऐसे तीनों को ऐसे लिख दिया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अबे समझ में आ रहा है? पक्का है ना? तो बेटा हम लोगों ने बहुत सोचा, सर बी भी तो कॉमन है, पर वो तो क्रॉस में है। हाँ, लेकिन अपन कॉमन ले सकते हैं। कैसे समझना, उसको अपन ऐसे कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मैं दिख रहा हूं, इसको हमने कॉमन ले लिया तो एफ नेट जो आएगा वो आएगा I बाहर आएगा। इधर से B कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा L1, L2 और L3, तीनों वेक्टर में क्रॉस B वेक्टर। वेक्टर का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब क्रॉस B वेक्टर, अब ये तीनों का वेक्टर सम लिखना है हम लोगों को। अब वेक्टर सम क्या होता है ध्यान समझना, ट्राइंगल लॉ से या अपन पैरेललोग्राम लॉ से समझते हैं कि L1 प्लस L2, तो डायरेक्ट यहां से यहां हो जाएगा। याद है अपन ने क्लास नर्चर में बेसिक मैथ्स में पढ़ा था इस चीज को कि L1 प्लस L2 प्लस L3, इसकी पूंछ इसका मुंह, इसकी पूंछ इसका मुंह, इसकी पूंछ इसका मुंह, सीधा इसकी पूंछ डायरेक्ट इसका मुंह। अबे याद है ना? तो आप इस तीनों को अगर आपको जोड़ना हो तो सीधा इसकी पूंछ डायरेक्ट इसका मुंह, जो भी वेक्टर बनेगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा। अबे जो भी वेक्टर बनेगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा। तो जो अपना L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर हो जाएगा, वो सब मिला के अपना L वेक्टर होगा। जो अपना आंसर होगा वो बन जाएगा I L क्रॉस B। आप भले ही उसने टुकड़ों में 3 अलग अलग वायर दिए हैं, बट आप डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकते हो, एक लास्ट मुंह से इसको मिलाइए और उससे जो भी लेंथ वेक्टर आता है उसके परपेंडिकुलर में आप फोर्स लगा दीजिए और वही अपना फाइनली फोर्स हो जाएगा एफ नेट। कोई मतलब नहीं है कितना घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है।
अबे मैंने पूरा प्रूफ किया है इसको, लोग तो रटा देता है इसको। आई मेरी बात समझ, रट लो इससे यहाँ तक। अब ऐसा नहीं कि प्रूफ काम का नहीं था बेटा, प्रूफ से फील आती है इसके अंदर, प्रूफ से हम लोग अंदर से क्लियर होते हैं कि हाँ भाई यार ये बात है इसके अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई मेरी बात समझ, अगर प्रूफ पता होता तो याद रहता है, वरना रटना पड़ता है। जहाँ चीजें से ऊपर से रटनी पड़ती है ना, वो याद नहीं रहती। आई मेरी बात, पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली अंदर हो क्या रहा है, तो याद रहेगी आपको। ऐसा नहीं कि हमारे काम का ज्ञान नहीं है बेटा, हर ज्ञान काम का होता है, और स्पेशली तो फिजिक्स है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए। आई मेरी बात समझ में? तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ता है, मतलब मैं आपको इसको थोड़ा सा और लेके चलता हूं आगे, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिए। हम लोगों ने एक वायर ऐसा ले लिया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर ले लिया। सर कुछ नहीं करना बेटा, क्यों परेशान हो रहा है तू, ले लिया तो ले लिया अपन ने। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाना है, करंट इधर ही मानना है। मानना है ऐसा, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में अंदर मानी हुई थी। बहुत बढ़िया साहब, इससे बढ़िया सुंदर साहब, सुंदर टिकाऊ बात और क्या होगी। तो ये आई है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बी, तो जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा। इस वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एल वेक्टर। जो फोर्स आएगा वो आएगा आई एल क्रॉस बी। सिंपल, कोई खतरनाक चीज नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल। अबे आ रही है बात समझ में? 100% श्योर हो ना? तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन करना है आपको यहां तक, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो समझिए, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहाँ पे अपन लोग। इसके ऊपर बहुत सिंपल सा सवाल लेते हैं, मैं दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने ऐसा लिया है सिस्टम, समझना बात को, है ना। ऐसा सिस्टम लिया है अपन लोगों ने, ऐसे ले लिया मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग सा फैक्टर लाऊंगा। वो इंटरेस्टिंग सा फैक्टर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वो आपकी बार अंदर नहीं है, बाहर है, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोगों ने ऐसा बनाया है, वही हम लोग अब की बार भी वही करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। हम लोगों को इस सवाल में क्या दिया है, हमें इस सवाल के अंदर जो दिया है वो है इसके कोऑर्डिनेट, विच इज 2,-1। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी 2,-1। आई मेरी बात समझ में? ये जो कोऑर्डिनेट था ये हमें दे रखा था कितना, हम इसको मान सकते हैं 7, ध्यान समझना बेटा, 7 नहीं, इसको एक काम कीजिए 5 मान लीजिए, 5, है ना, 5, इसको मान लीजिए आप 3, 5,3। तो ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया है फोर्स कितना लगेगा। फोर्स, सबसे पहली बात, फोर्स लगेगा किधर, तो समझने के लिए हमने क्या करा, अगर करंट इधर दौड़ा ना, अगर करंट ऐसे दौड़ा इधर की तरफ, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, अगर अंदर आती तो फोर्स ऐसे लगता, लेकिन बाहर आ रही है तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। आई मेरी बात समझ में? पक्का? तो फोर्स आएगा ऐसे। अब फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई करंट इनटू लेंथ। बेटा लेंथ कितनी है, देखो लेंथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कितना आएगा, 5 में से 2 गए तो 3i कैप, प्लस 3 में से -1 गया तो 4j कैप। सही बात है, क्रॉस बी वेक्टर। अबे सही है ना, पक्का ना? अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया भैया अपना क्या, बी वेक्टर। बी वेक्टर हो सकता है के कैप में हो, के कैप में ही है, परपेंडिकुलर इसके, इसलिए तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अपन लोग यहाँ पे डायरेक्टली अब जो लेंथ लिखेंगे, लेंथ वेक्टर की अगर अपन बात करेंगे, तो बेटा जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बी को B0 लिख लेते हैं। एक काम करो, मैं आपको देता हूँ B0 इज 10 के कैप, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो कितना आएगा, I 3i कैप 4j कैप क्रॉस 10 के कैप। अब सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा कितना हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, 3i कैप 10 के कैप, 3i कैप 10 के कैप कितना हो जाएगा, तो 3 × 10 हो जाएगा 30,
आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे। अब सही है ना, के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, प्लस 4 इंटू 10 यहाँ 40 हो जाएगा, और जे क्रॉस के क्या बन जाएगा, आई आई कैप। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये हो गया जे कैप में, ये हो गया आई कैप में। इसको और ढंग से अपन लिख सकते हैं, आई वेक्टर 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। सही बात है। ये आ चुका है अपना फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन में पहले ही बना चुका हूं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करिएगा तो भैया मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, आई को तो आई रहने दो, और 40 और 30 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 50। तो यहां पे आंसर आएगा 50 आई। अब हो सकता है कि आपको आई भी दे रखा हो। अगर आई दे रखा है जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर, तो बेटा 2 एम्पियर यहां पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो हो जाएगा 100 न्यूटन फोर्स। आया समझ में? जबरदस्त सवाल था, पर आते रहते हैं इस तरह के सवाल एग्जाम में, आते रहते हैं। करना कुछ नहीं है, करना बिल्कुल लल्लू तरीका है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सीधा डालना है, वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अलग बात है, मैंने यहाँ क्रॉस फ्रोस करा, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। 3 और 4 का 5 होता है, 5 इंटू 10 50 होता है, खत्म बात। और मैग्नीट्यूड 2 होता है तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, सीधा लिख सकते थे आंसर। बट ठीक है, अपन डायरेक्शन वायरेक्शन के लिए सब किया है। बाकी हमेशा आपको क्या करना है, 3 और 4 मिला के 5 हो जाएगा, क्योंकि किस किस के अंदर है वो, आई कैप में, जे कैप में। तो 3 + 4 का जो वेक्टर सम होता है इसके अंदर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को मिला के 25, 25 का अंडर रूट 5। तो बेटा 5 इंटू 10 50 इंटू 2 100, सिंपल। अबे आया समझ में? पक्का ना? तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, अगर ये भी रह गया हो तो इसको भी कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार का हम एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है। अब वायर बड़ा ही घुमा फिरा सा वायर है, बड़ा ही अजीब सा वाहियात सा वायर है। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये हमें दे रखा है आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं है, मैं पॉइंट से कंसिडर कर लेता हूँ, 3,4,2। सही बात है। इसका जो ये बी वाला पॉइंट है, आखिरी वाला, ये दे रखा है अपने को 5,6,3। आई मेरी बात समझे? 5,6,3 ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आई ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है। 3,4,2 5,6,3 ऐसे 2 पॉइंट से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है कि अंदर है? बेटा ना बाहर है ना अंदर है, बड़ी अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड है। वो सीधा सीधा वेक्टर में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आई मेरी बात समझे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। अब पूछा है फोर्स कितना लगेगा। अगर जो करंट है वो 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर करंट इसमें बह रहा है, पूछा है फोर्स कितना लगेगा। तो बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप ही इसको करना है सॉल्व, उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे। जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान समझिए। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सॉरी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, यहाँ पे अपने को ऐसे दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो हमें निकालना है फोर्स। तो बेटा जो फोर्स आता है ना वो आता है आई एल क्रॉस बी। एल को हमने वेक्टर माना है, और वो वेक्टर माना है जिसकी इस पॉइंट से शुरू होता है, उस पॉइंट पे खत्म होता है जहां करंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे जहां पे वो तार खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो एल वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा साहब? जो एल वेक्टर है वो इसमें से इसको माइनस करो, तो 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2i कैप। 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2j कैप। 3 में से 2 गए, 1 बचा, k कैप। अबे आ रही है बात समझ में? ये हो गया एल वेक्टर।
5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो ये अपन लिख दिया यहाँ पे। तो करंट लिख देंगे। करंट कितना आ रहा है? 2। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस करना है, तो हम लिख देंगे L क्रॉस B। बेटा आपको सिखाया भी होगा, अगर नहीं सिखाया तो मैं सिखा देता हूं आपको कि L क्रॉस B कैसे करते हैं। हालांकि नर्सरी में सिखाते हैं ये चीज, तो फिर मैं सिखा देता हूं आपको। हमें अगर L क्रॉस B करना है तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे I J K। याद है अपन को बताते हैं ये चीज। अब हम क्या करेंगे? L की वैल्यू डालेंगे, तो L कितना है? 2, 2 एंड 1। उसके बाद B की रखेंगे, जो पीछे है उसके बाद पीछे की वाले की रखो। तो B की कितनी है? 3, 4 और 1। अबे आ रहा है समझ में? पक्का ना? तो भैया मुझे यहाँ पे अगर इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आई कैप को ले लेंगे। अब इसको और इसको साफ कर देंगे, है ना? इसको और इसको हटा देंगे। इसे मैं हटाऊं, बताओ इसे, है ना? आई कैप को ले लेंगे, इसको और इसको अपन हटा देंगे, तो ये बचेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा जाएगा 2 माइनस 4। सही बात है। उसके बाद फिर मैं जे कैप को ले लूंगा। दिख रही लाइन कटती हुई? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? देखो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस 3। देन आफ्टर मैं क्या लिखूंगा? अब मैं के कैप लिखूंगा। तो के कैप के दौरान भी ये दोनों लाइनें कट रही है, तो 2 इंटू 4 8, तो मैं लिख सकता हूं के कैप बाहर और अंदर हो जाएगा 8। 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 6। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा हम लोगों ने ये चीज लिख ली है। अब हमें इसको सोल्व करके लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे अपन इसको सोल्व करके? माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आई बात समझ में? तो ये हो चुका है अपना L क्रॉस B। तो बेटा इसको यहां पुट कर दीजिए, और जो अपना फोर्स आएगा वो आएगा 2। L क्रॉस B की जो वैल्यू है वो है माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। गेटिंग माई पॉइंट? इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरी मैथ से कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, पूरी गणित है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 आई कैप, 2 इंटू 1 2 जे कैप, 2 इंटू 2 4 के कैप। सिंपल। दिस इज द फोर्स वेक्टर। बिल्कुल सिंपल। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे, तीनों का स्क्वायर रख देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 कितना होता है भैया? 36, 36 का अंडर रूट, आंसर आएगा 6 न्यूटन। वाह क्या शानदार डेटा लिया है सर। 6 न्यूटन आंसर फाइनली आ गया है। देख लो, दोबारा चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं हो गई है ना? ठीक है, तो 6 न्यूटन आएगा भैया। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 32, 32 प्लस 4 36, अंडर रूट ऑफ 36 इज कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन करना है आपको, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी सुनिए, तो बेटा यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं लेंगे, पर अपन थोड़ा अलग अलग वैरायटी का सवाल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पे। लो भैया, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही प्यारी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ बनाई है। बहुत ही प्यारी, है ना? तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक वायर मान लिया है, एक लूप माना है, नॉट एग्जैक्टली सिंगल वायर, लूप माना है, जिसमें इस प्रकार से करंट बह रहा है ना? ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे 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 करंट बह रहा है ना? शानदार। अब एक्चुअली क्या होगा कि ऐसे करंट बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा। जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा? वो जैसे मान लीजिए स्क्वायर लूप पे लेंथ L है, तो फोर्स लगेगा ILB। हाँ भैया, इसी प्रकार से इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, और कितना लगेगा वो देख लीजिए।
फोर्स लगेगा F बराबर ILB। हाँ भैया, अगर मैं इस पर नीचे देखूं तो फोर्स लगेगा इधर, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, और वो कितना लगेगा, F बराबर ILB। बेटा सिमिलरली इस वाले वायर पर नीचे लगेगा, और कितना लगेगा, F बराबर ILB। हाँ भैया, बात तो ये है। अब तो यहां पर हम लोगों ने जो 4 फोर्स लगाए हैं चारों वायर पे अलग अलग डायरेक्शन में, तुम देखो एक बार, इसका सम 0 आ रहा है। सम मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो नेट फोर्स आएगा सिस्टम पर बेटा वो 0 आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। अब इसके ऊपर हम लोग और भी कई प्रकार की बातें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं ऐसा ही हो, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड में, समझना, ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक और पर्टिकुलर केस ले लेते हैं अपन। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो केस कुछ और हो सकता था, बट फिलहाल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेंथ b है, इसका लंबाई a है, यहां पर भी b, यहां पर भी लंबाई a। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें जो करंट बहेगा वो ऐसे बहेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। सही बात है। तो करंट ऐसे 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 से बहेगा, आई करंट बहेगा, बहुत बढ़िया साहब, खच 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 खच। आई मेरी बात समझ में, ऐसे ऐसे करंट इसके अंदर बहेगा। बेटा अगर करंट ऐसे बहेगा तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, है ना, आई क्रॉस बी, बी अंदर है तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, आई ए कैपिटल बी, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, आई ए कैपिटल बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्मॉल बी है, इसके कारण इधर लगेगा, कितना लगेगा, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। गेटिंग माय पॉइंट। यहां लगेगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर भी जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 आ रहा है, यहां पर भी जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, ऊपर नीचे बराबर, इधर इधर बराबर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये दो मैंने आप पे सवाल लिए हैं, सवाल क्या लिए मतलब आपको हमने 2 वैरायटी ली है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो नेट फोर्स लगता है वो करंट कैरिंग लूप पर 0 लगता है। नेट फोर्स जो करंट कैरिंग लूप पर लगता है वो कितना लगता है, 0 लगता है। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज अपन लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके ऊपर हम लोग और भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो आप आते रहिए, सीखते रहिए। बेटा इसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी जियो मैग्नेटिज्म बाकी है, अभी अपना परमानेंट मैग्नेटिज्म बाकी है, अभी अपना बहुत सारी चीजें हैं, गैल्वेनोमीटर वगैरह और कई प्रकार की चीजें भी बाकी है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है ना, मिक्सअप होके बनते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।